आज हम लोग यहाँ शब्द विचार की चर्चा करेंगे। शब्द व्याकरण में, भाषा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि हमारी जितनी सारी भावनाएं हैं उतने शब्द या शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। यानी हमारी भावनाओं और प्रकृति में मौजूद वस्तुओं, प्राणियों या जिसकी हमने कल्पना की है, सबको व्यक्त रूप देने का काम, समझाने का काम, समझने का काम हम शब्द के माध्यम से करते हैं। यदि शब्द का संपूर्ण ज्ञान हमें ना हो तो हम कहीं ना कहीं अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बातों को समझने में असमर्थ होते हैं, और भाषा की गहराई को भी हम अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं। तो हम पहले कुछ शब्द यहां लेते हैं, जैसे राघो, मकल, रघ, लज, ये कुछ शब्द हमने लिखे हैं। इसे मैंने अभी शब्द ही कहा है, लेकिन जब हम देखेंगे कि ये शब्द हमारी किन भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे आसपास मौजूद किन वस्तुओं के बारे में बता रहे हैं, तो हम पाएंगे कि राघो, मकल, रघ और लज को पढ़ने से, सुनने से कोई भी अर्थ हमारे सामने स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो इससे एक बात स्पष्ट है कि जब तक शब्द के साथ अर्थ स्पष्ट ना हो तब तक उससे हमारा संबंध नहीं बनता है, हम समझ नहीं पाते हैं। जिसे राघो कहने से भी हमारे दिमाग में कोई बात नहीं बन रही है, मकल कहने से भी कोई भी अर्थ हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है, उसी तरह से रघ और लज भी। लेकिन जब राघो को घोड़ा, मकल को कमल या कलम, रघ को घर और लज को जल कहते हैं, तो प्रत्येक शब्द का हमारे सामने अर्थ है। यानी शब्द और अर्थ का गहरा संबंध है। यानी हम निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं करते, यदि करेंगे तो सामने वाले हमारे विचार को नहीं समझ पाएगा। तो ये क्या है? कमल, मकल, घोड़ा, घर, जल, ये क्या है? ये सब कई वर्णों के समूह हैं। ये भी वर्णों का समूह, राघो, मकल, रघ, लज, ये भी वर्णों का समूह है। लेकिन दोनों में क्या अर्थ है? दोनों में अर्थ यह है कि इसके साथ कोई अर्थ जुड़ा हुआ नहीं है और इस सब के साथ अर्थ जुड़ा हुआ है। यानी सिर्फ वर्णों का समूह होने से ही कोई शब्द नहीं बन जाता है, उसे सार्थक भी होना पड़ता है। तो शब्द की परिभाषा क्या होगी? शब्द की परिभाषा होगी कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं।
और उदाहरण के रूप में हम लोग इन चारों को ले सकते हैं, यानी वह सार्थक हो। शब्द का पहला शर्त है कि वह सार्थक होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। हम जब हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत तरह के शब्द होते हैं। कोई शब्द ऐसे होते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। कोई शब्द ऐसे होते हैं जिसके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं आते। कोई शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द हैं और उसी रूप में प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आगत होते हैं, विदेशी होते हैं। तो हमारे सामने हमारी भाषा में विभिन्न प्रकार के शब्द हैं। सबको हम एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, एक साथ नहीं समझ सकते हैं। तो उनको समझने के लिए सुविधा अनुसार उन्हें 4 आधारों पर बांटा गया है। तो 4 आधार क्या क्या हैं उसे देखते हैं। वो 4 आधार हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। और सबसे अंतिम, चौथा, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। हम शब्द को इन 4 आधारों पर बांटते हैं, बांटकर अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला आधार को हम पहले समझते हैं, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, देशज। पहला तत्सम लेते हैं, देशज बाद में। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, अब देशज, देशज, और चौथा विदेशज। ये 4 उत्पत्ति, यानी किस प्रकार से शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इन 4 आधारों पर हम शब्द को देख सकते हैं। सबसे पहले तत्सम को लेते हैं। तत्सम में हम देखते हैं तत् और सम मिला हुआ है। तत् में तस्य बनता है जिसका अर्थ होता है उसका, यानी उसके समान। उसके सम मतलब समान। किसके समान? संस्कृत के समान। यानी हमारी भाषा में, हिंदी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत के हैं और बिना बदले वो हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो इसकी परिभाषा होगी कि वे शब्द जो संस्कृत के हैं और बिना बदले हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण हम यहां देख सकते हैं, जैसे अग्नि, अग्नि, मयूर, मयूर, वर्षा, धैर्य,
धैर्य, एकत्र, एकत्र, ऐसे हजारों शब्द मिल जाएंगे। तो जो हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं वो यहां सामने है। तो ये संस्कृत में जिस तरह से है उसी तरह से हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। तो तद्भव क्या है? तद्भव है, अगर इस शब्द को हम समझने की कोशिश करें तो इसमें भी है तत् भव। तत् मतलब यहां उसका, भव मतलब होना, उससे होना। उससे होना किससे होना? संस्कृत से होना। यानी वे शब्द जो संस्कृत के हैं लेकिन लंबे अंतराल से गुजरते हुए जिनके रूप बदल गए हैं, वे तद्भव के अंतर्गत आते हैं। यानी संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द को, संस्कृत से आए बिगड़े हुए शब्द को, यानी जो संस्कृत शब्द बिगड़कर या बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि का आग, मयूर से मोर, नौ से नाव, धैर्य से धीरज, युग से जुग। इस तरह से शब्द अपना रूप बदलता है, बदलकर प्रयोग होता है और ये आएंगे तद्भव के अंतर्गत। इसके बाद देशज शब्द। देशज में भी देश जोड़ ज मतलब जन्मने वाला। इतना स्पष्ट है कि देशज शब्द संस्कृत से नहीं आते हैं। पहली बात ये देश में ही बोलियों में, भाषाओं के अपने शब्द हैं। यानी वे शब्द जो देश में बोलियों में प्रयोग किए जाते हैं वह बोली बाद में भाषा ही बन जाती है। भोजपुरी भाषा बोली, क्षेत्र बदलता है, भाषा को रूप धारण करती है। तो ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, बेलन, ऐसे शब्द हम देख सकते हैं। ये जितने भी देख रहे हैं हम लोग, ये देशज शब्द के अंतर्गत आएंगे। विदेशज शब्द हमारे हिंदी भाषा में ऐसे शब्दों का भी स्वागत किया गया है और कहा जाता है कि हिंदी की जो पाचन शक्ति है वो बहुत ही मजबूत है। वो हर एक भाषा को, शब्द को अपने में समाहित कर लेती है। हम यहां भी देखते हैं जैसे आराम, अलमीरा, बाल्टी, लफ्ज, शानदार, डॉक्टर, अफसर, ये जितने सारे शब्द हैं सभी विदेशज शब्द हैं। इसमें अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि के शब्द मिलते हैं। तो इस तरह से हम यहां विदेशज शब्द को समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा, रचना के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर शब्द के भेद। इसका 3 भेद हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। योग रूढ़। रचना का अर्थ क्या होता है? रचना का अर्थ होता है
बनावट। इसकी बनावट कैसी है? इसमें हम प्रमुख रूप से दो तरह के शब्द देखते हैं। पहला रूढ़, जो मूल शब्द है। मूल शब्द कहने का तात्पर्य कि जिसको यदि हम खंड करेंगे तो कोई भी अर्थ हमारे सामने नहीं आएगा। जैसे घर, घर का यदि हम खंड करते हैं घ र, तो हमारे सामने कोई भी अर्थ नहीं आएगा। और दूसरे शब्द यौगिक में जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के मेल से बनता है। तो पहले रूढ़ की परिभाषा क्या होगी कि वे शब्द जिनके खंड करने पर कोई अर्थ ना हो, कोई अर्थ ना निकले, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। घर, तन, मर, लाठी, किताब, बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे मूल रूप में प्रयोग होने वाले। और यौगिक शब्द जिसमें दो या दो से अधिक रूढ़ शब्द होता है, मिलकर एक शब्द बनता है। जैसे घर है रसोई घर, रसोई घर, दो रूढ़ शब्द मिलकर एक शब्द बन गया रसोई घर। जैसे रसोई घर के अतिरिक्त नीलकंठ, नीलकंठ शाब्दिक अर्थ में नीला और कंठ। तो इस तरह के शब्द और ले सकते हैं। आग बबूला, आग बबूला, इन शब्दों को हम यौगिक शब्द कहेंगे। अंतिम क्या है? योग रूढ़। इसमें दो है, योग भी है रूढ़ भी है, यानी ये यौगिक शब्द ही होते हैं और यौगिक होते हुए अर्थ में ये रूढ़ होते हैं। यानी उसको यदि खंडित करते हैं तो जिस अर्थ में हम उसका प्रयोग करते हैं वह अर्थ सामने नहीं आ पाएगा। जैसे पंकज, पंकज का अर्थ होता है कमल, अर्थ होता है कमल, कमल अर्थ में प्रयोग होता है। लेकिन पंक मतलब कीचड़, जन्म मतलब जन्म, कीचड़ में जन्म लेने वाला, लेकिन यह कमल के लिए है। पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर का सीधा अर्थ है पीला वस्त्र, लेकिन विष्णु के लिए आता है। लंबोदर, लंबा उदर, गणेश के लिए आता है। सब में दो शब्द हैं, यौगिक हैं लेकिन अर्थ में रूढ़ हैं। तो इस तरह से यहां पर रचना के आधार पर हम तीन भेद पढ़ते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसके बाद तीसरा भेद, तीसरा आधार आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर इसके दो भेद हैं। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। कोई कोई जो है 8 भेद करते हैं, 4 इसके जो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे विकारी के अंतर्गत आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और चौथा घ विशेषण। ये 4। अविकारी के अंतर्गत 4 आते हैं। पहला क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा
ख में ख, संबंध बोधक या संबंध सूचक भी कहते हैं इसको। तीसरा ग नंबर समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, और सबसे अंत में विस्मयादि बोधक। बोधक तो कोई कोई से इसका 8 भेद करते हैं इन 8 के आधार पर। तो इनके अंतर्गत हम इन 8 को पढ़ते हैं, विकारी और अविकारी 2 भागों में बांटकर। विकारी शब्द क्या है? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है। जिस संज्ञा लड़का, लड़के, लड़कियां, लड़की ये बदलेंगे, सर्वनाम बदलेंगे, वह से वे, इनका रूप बदलता है, क्रिया का भी रूप बदलता है, विशेषण का भी बदलता है, अच्छा, अच्छी, अच्छे। जिनके रूप में बदलाव वो विकारी, और जिनके रूप में बदलाव नहीं होता है उसे कहते हैं अविकारी। यानी जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण नहीं बदलता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। और इसके 8 भेद: क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इन 8 को हम जानते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी आदि का नाम, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का नाम का पता चलता है, संज्ञा है। सर्वनाम, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम। क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण। वह अच्छा लड़का है, अच्छा विशेषण। क्रिया विशेषण, जो विशेषण यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे जा रहा है, कैसे जा रहा है? धीरे धीरे। तुम कल आओगे, कब आओगे? कल आओगे, क्रिया विशेषण। फिर है संबंध सूचक। संबंध सूचक में जिसमें शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं और आकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बनाते हैं। जैसे कि मोहन राम के साथ घर जाएगा। तो यहां पर साथ संबंध बना रहा है, घर जाएगा। तो यह हो गया संबंध सूचक। के साथ, के बिना, ऊपर, नीचे, तक, भर, पास, बहुत सारे शब्द हैं जो संबंध सूचक अविकारी शब्द या अव्यय के अंतर्गत आते हैं। समुच्चय बोधक शब्द ये 2 वाक्यों, वाक्यांशों या शब्दों को जोड़ने का काम करता है। जैसे और, एवं, तथा, या, इसलिए, ये सारे समुच्चय बोधक पर, परंतु, ताकि, ये जितने हैं सभी समुच्चय बोधक शब्द के अंतर्गत आएंगे। राम घर जाएगा और शाम को वापस आएगा, और से जोड़ दिए। मैं वहां गया था पर वह मिला नहीं, पर से, पर मतलब परंतु। राम और मोहन आ रहे हैं, 2 शब्दों को जोड़ने का काम। तो यहां शब्द, वाक्यांश या वाक्य को जोड़ने का काम किया जाता है। अंत में विस्मयादि बोधक, जिससे हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, दुख को, खुशी को। बहुत खराब स्थिति है, खुशी में वाह का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये चारों अविकारी शब्द हैं। तो हम प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी पढ़ते हैं। इसके बाद अंतिम आधार है
वह है अर्थ के आधार पर। अंतिम आधार है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कोई कोई इसके भेद करते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इन सबको लेकर, श्रुति संभिनार्थक शब्द। लेकिन वास्तविकता देखेंगे तो हमारे पास दो प्रकार के ही शब्द होते हैं अर्थ के आधार पर। एक है सार्थक, एक है सार्थक, दूसरा है निरर्थक। दूसरा है निरर्थक। क्या है? सार्थक में जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो सभी सार्थक हैं। अब तक हमने जितने भेद पढ़े हैं यहां पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, सभी सार्थक आएंगे। चाहे विलोम हो, चाहे श्रुति संभिनार्थक शब्द हो, चाहे पर्यायवाची शब्द हो, सभी सार्थक शब्द हैं। तो निरर्थक क्या है? निरर्थक शब्द जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, हम लोग प्रयोग करते हैं भाषा में, उसका भाषा में उसका प्रयोग करते हैं, जैसे चाय वाय, चाय वाय। यहां वाय जो है निरर्थक शब्द है। यदि हम सिर्फ वाय का प्रयोग करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है, और यह अर्थवान तभी होता है जब वह चाय के साथ आता है। तो इस तरह के शब्द जो हैं निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो सार्थक और निरर्थक में हम इस अंतर को देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहां शब्द विचार को समझा, और यह शब्द विचार हमारी भाषा को मजबूत करने के लिए, हमारी भावनाओं को और भी ज्यादा मजबूती के साथ प्रकट करने के लिए, अर्थ को उसकी संपूर्णता में ग्रहण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।